हेलो हेलो, कोई नहीं किसी एक बोल रहा है इंटरव्यू से। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, ये आवाज नहीं, आवाज। हेलो, हाँ मैम, आपकी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक नमस्ते है। मैम। नमस्ते नमस्ते, कौन हो? मैम सरिता नाम है मेरा, सरिता देवी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और कोई नहीं अभी जुड़ा नहीं, एक अकेले तुम ही हो ना? और लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो। अरे मैम, सब लोग काफी देर से कर। अरे यहाँ पे जुड़ ही नहीं पा रहा था, अभी 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 आया है, अभी हम भी जुड़ पाए हैं, अभी खोलिए पासवर्ड आईडी से। हेलो, हाँ मैम। हाँ सुना। हम बोल रहे हैं, आवाज तक जा रही है ना तुम लोग की? कितने लोग जुड़े हैं? मैम अभी तो फिलहाल हम ही अकेले, और आप दिख रही, बाकी अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। अच्छा ठीक है, देखो दूसरे आ जाएंगे, रुक जा 2 मिनट। नवजागरण पे पढ़ाने के लिए बोले थे ना? इसी आईडी पे चालू है। हाँ सरिता, देख लिए। हम ही एक जुड़ पाए, बाकी अभी तो दीपिका से मेरी बात हुई तो बोले कि अभी हम जुड़ ही नहीं पा रहे हैं, तो हमने कहा कोशिश करिए, हो सकता है अभी जुड़ जाए। लेक्चर आईडी वही है जो पाल दिए थे ना हम मेल पर, वही वाली आईडी है। बोलो बोलो जुड़ने के लिए। हेलो, तो मैम हम उनको एक मिनट हम उनको बोल दे सब लोग जुड़े हैं। हाँ बोल दो सबसे जुड़ जाने के लिए, हम तो बोल ही दिए हैं, उस पे लिख दिए हैं, मैसेज कर दिया व्हाट्सएप पे, पढ़ ले सब। हाँ मैम, तो किए हैं, वही उसी पे सब लोग कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा था, तो अब हो रहा है, तो अब हम मैसेज कर दे रहे हैं, फिर हम आपको बता रहे हैं। हाँ हाँ, कर दो कर दो। हेलो, हाँ मैम, मैंने बोल दिया है दीपिका से, अब दीपिका के जो संपर्क में होंगे तो वो बताएंगे। ठीक है ठीक है, जुड़ने दो, 2 मिनट देख लेते हैं। ठीक है मैम, ठीक है। हाँ 2 मिनट देख लो, शायद 2-4 लोग जुड़ जाए तो फिर क्लास लेते हैं। हाँ मैम, व्हाट्सएप पे हम मैसेज कर दे रहे हैं कि सभी लोग जुड़िए। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलो एक और जुड़ गए। हाँ मैम, अभी कौन कितने लोग जुड़े हैं? 2 लोग। अच्छा। क्या हाल है? हेलो, जी मैम। हाँ एक और पर्सन जुड़ गया। एक, हाँ क्या हाल चाल है?
हेलो, ठीक है, चलिए नवजागरण पे सोचिए कुछ बता दें, सिलेबस में है ना नवजागरण? हाँ मैम। हाँ, देख लेते हैं नवजागरण पे। हेलो, जी हाँ, मैम। लोक जागरण, अभी धीरे धीरे लोग जुड़ते रहेंगे, हम अपना लेक्चर दे रहे हैं, बता रहे हैं तुम लोग कुछ इस पे। लोक जागरण, नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन, यही एक टॉपिक है ना? हेलो, हाँ, तो यदि हम देखो इसमें तीन चीज बोला जाए मैम, हम बोल रहे हैं, इसमें 3 बातें आई हैं, लोक जागरण, नव जागरण और राष्ट्रीय आंदोलन, 3 बातें आई है ना? हेलो, हाँ, तो लोक जागरण और नव जागरण ये 2 शब्द हैं, जागरण दोनों में है, लेकिन एक में अभिव्यक्त है लोक और एक में अभिव्यक्त है नव, है कि नहीं? तो यदि हम लोक जागरण शब्द पे ध्यान दें तो सिर्फ अभी राष्ट्रीय आंदोलन को हम दरकिनार करते हैं, मान लो कि राष्ट्रीय आंदोलन जो शब्द है उसको हम थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, सिर्फ हम लोक जागरण शब्द और नव जागरण शब्द पे ध्यान देते हैं। यदि हम लोक जागरण को परिभाषित करें तो लोक जागरण क्या है, यानी कि जन सामान्य की जो चेतना है उसको जब जागृत किया जाता है, जिस माध्यम से भी, जिस परिप्रेक्ष्य से भी, जिन परिस्थितियों से भी, तो वो लोक जागरण का स्वरूप लेता है। हमारे इस देश में कितनी बार लोक जागरण हुआ, यदि हम उसको ध्यान से देखें पूरे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में, तो हम पाएंगे कि 3 बार लोक जागरण हुआ है। एक गौतम बुद्ध के समय, हेलो, हाँ, एक पहला जागरण गौतम बुद्ध के समय में आया, जबकि उस समय भी मानवीय चेतना सिर्फ और सिर्फ बाह्याडंबरों में उलझ के रह गई थी। उस समय गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों के द्वारा लोक जागरण करने का प्रयास किया, एक क्रांति लाई उन्होंने, एक चेतना लाई, एक नवीन चेतना जो कि मनुष्य को एक सही राह दिखा सके। वो लोक जागरण, एक नव जागरण उस समय आया। फिर आगे बढ़ा इतिहास का क्षण, तो दूसरा जागरण भक्ति काल के समय में आया। हम अपने इतिहास के दृष्टिकोण को देखें तो दूसरा जागरण भक्ति काल के समय में आया और वो पूरी तरह से लोक जागरण और नव जागरण की चेतना से ओतप्रोत था। भक्ति काल, ठीक है, भक्ति काल में लोक जितना, हेलो, अच्छा, हाँ, भक्ति काल में लोक शब्द जितना सार्थक हुआ है उतना किसी अन्य काल में सार्थक नहीं हुआ है। भक्ति काल ने ज्यादा क्या किया है, वो लोक की चेतना को झकझोरा है, जन सामान्य की चेतना को झकझोरा है। हम ये नहीं कहते हैं कि गौतम बुद्ध के समय में लोक की चेतना को नहीं झकझोरा गया, या फिर राष्ट्रीय आंदोलन के समय में जो नवजागरण हुआ उस समय लोक की चेतना को नहीं झकझोरा गया, लेकिन भक्ति काल एक ऐसा काल है जिसमें जन सामान्य की चेतना सबसे ज्यादा झकझोरी गई। सबसे ज्यादा उस समय जागरण हुआ लोक का, वो भक्ति काल में हुआ। इसके बाद तीसरा अध्याय आता है जागरण का, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के समय, उस समय भी एक जागरण हुआ था, तीसरा जागरण। इन 3 जागरणों को हम देखेंगे तो हम इसके सूत्र एक दूसरे से जुड़े हुए पाएंगे। ये नहीं है कि बुद्धकालीन नवजागरण जो है उसका कोई अंश भक्ति काल में नहीं है, या भक्ति कालीन जो नवजागरण है उसका कोई अंश राष्ट्रीय आंदोलन वाले नवजागरण में नहीं है। ये तीनों नवजागरण हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से किसी न किसी, हेलो, किसी न किसी बिंदु पर हम इन तीनों नवजागरणों को एक दूसरे से जुड़े हुए पाते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है, अभी शीर्षक है पढ़ना राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में। हम राष्ट्रीय आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में लोक जागरण और नव जागरण को समझने का प्रयास करेंगे। उस समय 1857 का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और देश की चेतना 3 तरीकों से जूझ रही थी, तीन घटनाओं से जूझ रही थी। पहला कि अंग्रेज भारत में आए, दूसरा कि जब वो भारत में आए तो सिर्फ राजनीतिक सत्ता को ही नहीं झकझोरे, अपितु हमारी सांस्कृतिक सत्ता को भी झकझोरे। अंग्रेजों ने हमारी सांस्कृतिक सत्ता को भी पूरी तरह से हिला कर रख दिया, और यही हमारे जागरण का, हमारे नव जागरण का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बना। यदि अंग्रेजों ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक सत्ता को झकझोरा होता या फिर उनका खंडन मंडन किया होता तो शायद इतने बड़े पैमाने पर जागरण नहीं आता।
लेकिन अंग्रेजों ने सिर्फ और न सिर्फ हमारी राजनीतिक सत्ता को झकझोरा, अपितु सबसे बड़ा कुठाराघात हमारे सांस्कृतिक चेतना पर किया। और इसी के परिणाम स्वरूप हमारे देश में नव जागरण आया। कई तरीकों से नव जागरण दिखाई दिया। पहला, आप देखेंगे, आगे जाएंगे, अब इतिहास को पढ़ेंगे, इतिहास को खंगालेंगे, तो उसमें कई तरह से सबसे पहले 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था हमारे देश में, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों एक समान भाव से एक तीसरी शक्ति के विरोध में संघर्ष कर रहे थे। मुस्लिम भी जानते थे कि ये जो भूमि है वो हमारी भूमि है, हिंदू भी जानते थे कि ये जो भूमि है भारतवर्ष वो हमारी भूमि है। वो एक राष्ट्रीय चेतना से अनुप्राणित होकर के एक तीसरी शक्ति के साथ संघर्ष कर रहे थे। एक जागरण यहाँ से शुरू हुआ कि एक इस्लाम के हृदय में भी, एक दूसरे परधर्मी के हृदय में भी यह भाव आया कि भारतवर्ष मेरी भूमि है। दूसरा नवजागरण फिर सांस्कृतिक चेतना का नवजागरण राष्ट्रीय आंदोलन के समय में बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन सांस्कृतिक नवजागरण के प्रणेता बहुत सारे महापुरुष हुए। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, अरविंद घोष, बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने सांस्कृतिक नवजागरण की नींव रखी। एक सामाजिक नवजागरण भी हुआ उस युग में। समाज भी कई कुरीतियों में बटा हुआ था। इतनी कुरीतियों से ढका हुआ था हमारा समाज कि हम समझ नहीं पा रहे थे कि हम किस मोर्चे पर लड़ें। आखिर भारतवासी लड़े तो कितने मोर्चों पर लड़े? एक अपने अंदर के गरीबी से, आर्थिक व्यवस्था जर्जर थी उससे लड़े, या फिर सामाजिक कुरीतियों का इतना जो बड़ा जोर था उससे लड़े, या फिर जो हम राजनीतिक दास्ता झेल रहे थे उससे लड़े। आखिर भारतवासी खुद ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि वो कितने मोर्चों पर लड़ाई करें। और लड़ाई करने का भी कोई बाह्य साधन नहीं, लड़ाई अपने ही अंदर से है। यदि हम सामाजिक मोर्चे को देखेंगे तो बुराई अपने ही अंदर थी। सती प्रथा, विधवा विवाह और ये अशिक्षा और छुआछूत, ये सब अपने ही अंदर विद्यमान था। हम इससे कैसे लड़े? ये हमारे भारतवासियों के समक्ष समस्या थी। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? तो अच्छा ठीक है, इन सब बातों को लेकर के हमारे यहाँ जागरण शुरू हुआ। भी धीरे धीरे जब जैसे जैसे हम पाश्चात्य सभ्यता के संपर्क में आए, वहाँ की भी संस्कृतियों को खंगाले, देखे, समझे, तो हमारे अंदर नई नई चेतना प्रस्फुटित हुई। जब हम पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आए तो हम देखें कि आखिर वहाँ पे भी तो नवजागरण हुआ था। पाश्चात्य समाज में भी तो रेनेसा हुआ था, एक नवजागरण हुआ था। जब भारतवासियों ने उसको पढ़ा, उसको समझा। हेलो, इतना हेलो जी मैम। हाँ, आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रही, बहुत खटखट खट कर रहा है। हाँ, तो हम इधर बोल रहे थे कि जब भारतवासी, रुक जाइए 2 मिनट, रुक जाइए, रुक जाइए, आप लोग रुकिए। बहुत ना खाली कर रहा है। हेलो, कौन सा था ना आवाज? हेलो, जी मैम बोला जाए। हाँ बच्चों, मेरे जी मैम बोलिए। अच्छा ठीक है, अब क्लियर आ रही है। हम ये कह रहे थे कि जी उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भारतवासी खटर कहीं कर दी से ना, उधर से बोले नहीं के बना। हेलो, क्या खटो करेगा, बोल तो अपन। तो उस समय कर दी। जी मैम सुनाई दे रहा, बोलिए मैम। अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे थे कि उस समय भारतवासी ये समझ नहीं पा रहे थे कि हम कितने मोर्चों पे अपनी लड़ाई को लड़े।
आखिर इन्हीं बातों को केंद्र में रख करके जब भारतवासी पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता के संपर्क में आए तो वो लोग वो पाश्चात्य जागरण को भी समझे। पाश्चात्य सभ्यता में भी एक जागरण हुआ था जो कि प्राचीन पादरियों के धर्म के विरुद्ध हुआ था और औद्योगिक क्रांति हुई थी। इन सब चीजों को जब भारतवासी समझे तो उन्होंने उनके दिमाग में भी अपने देश में जागरण का जो तरीका आया उसको लेकर के उन्होंने अपना हेलो आप बोलते जाइए, आपकी आवाज मिल रही है। आवाज तो जा रही है मेरी, लेकिन तुम कुछ इतना जोर से खचखच हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं किस तरफ कहाँ से हो रहा है, पता नहीं। हाँ बाकी सारे लोग म्यूट हो जाए, मैम को सिर्फ ये होने दीजिए तभी आएगा। नहीं जोर जोर हाँ से भाई, हाय कर रहे सही हैं। बात। तो किस किस नहीं आएगा? हाँ मैम उधर से म्यूट कर देना सब लोग को, आप उधर से म्यूट कर दीजिए मैम सब लोग को, आप बोलिए केवल। देख रहे हैं। हेलो हेलो जी हाँ मैम बोल रही हूँ, आवाज आ रही है। हाँ अब कुछ आ रही है। तो ये हम कह रहे थे कि जब हमारे देश में नवजागरण को लेकर के काम शुरू हुआ तो हमारे महापुरुष 3-4 जगहों से जूझे, 3-4 जगहों से जागरण के लिए प्रयत्न किए। सबसे पहली बात कि उन्होंने सामाजिक जागरण लाया। हमारे देश में जो सामाजिक कितनी तरह की बुराइयां थी उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया। राजा राममोहन राय ने स्त्रियों के उद्धार के लिए बहुत सारे प्रयास किए, विधवा विवाह सती प्रथा को हटाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रयास किए। दयानंद सरस्वती ने सांस्कृतिक जागरण का प्रयास किया। उन्होंने नारा दिया वेदों की ओर लौट चलो। हम पाश्चात्य सभ्यता से इतना सम्मोहित हो रहे थे कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे थे और इस वजह से महापुरुषों ने यह प्रयास किया कि हम अपनी संस्कृति को न भूलें और इसीलिए दयानंद सरस्वती और विवेकानंद जैसे लोगों ने अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ लौटने का संदेश भारतवासियों को दिया। हेलो हेलो जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो ये कर रहे थे। तो क्या कहते हैं, अंग्रेज भारतवर्ष में तो सांस्कृतिक स्थलों पे कुठाराघात किए। वो मंदिर और मस्जिद नहीं ढाए। अंग्रेजों ने इस्लाम वाला काम नहीं किया कि वो मंदिर और मस्जिद को ढा दिए। उन्होंने ये गुस्ताखी नहीं की। उन्होंने सबसे बड़ा कुठाराघात किया कि भारतवासियों की अंतरात्मा पे कुठाराघात किया। वो उसकी जो सांस्कृतिक सोच थी उस पे कुठाराघात किया। मैकाले ने ये कहा कि उस पे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति थोप दो, वो खुद गुलाम बन जाएंगे। उनके बाह्य चीजों को ढा करके उनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। मंदिर और मस्जिद ढा करके कोई गुलाम नहीं बना सकता, लेकिन उसकी अंतरात्मा को यदि तुम ढा दोगे तो भारतवासी खुद ब खुद गुलाम बन जाएंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे ये काम किया कि उन्होंने भारतवासियों की अंतरात्मा पर कुठाराघात किया, उसकी सांस्कृतिक नींव पर कुठाराघात किया। उन्होंने ये कह दिया कि वेद तो गडेरियों के गान है। गडेरिये जब जंगल में घास और बकरी चराने आते थे तो उस समय वो जो गीत गाते थे वो है वेद। अब इससे क्या हुआ कि भारतवासी अपने ही देश में अपने ही शास्त्रों के प्रति, अपने ही ज्ञान के प्रति लांछित और अपमानित महसूस करने लगे और इस वजह से उन्होंने जीत पाई। अंग्रेज इस वजह से जीते इस देश में। उनका मकसद था कि इसकी सांस्कृतिक नींव को गिराई जाए। तो ये जो हमारे महापुरुष थे उन्होंने भारतवर्ष के इस सांस्कृतिक नींव को सुदृढ़ करने का प्रयास किया और तब सांस्कृतिक जागरण लाया। विवेकानंद शिकागो की धर्म महासभा में जाकर के अपना व्याख्यान दे आए। वो बोला है कि हमारा जो ज्ञान है वो विश्व के किसी भी ज्ञान से कहीं से भी कमतर नहीं है और उनका लोहा समूचे विश्व ने माना। तो ये एक सांस्कृतिक जागरण हुआ। और फिर हम सामाजिक जागरण के बारे में बता चुके। आर्थिक जागरण, अर्थ के स्तर पर जो भारतवर्ष था वो इतना मजबूत था। इसके सबसे बड़े भारतवर्ष की जो आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ थे वो गांव थे। ठीक है, गांव में भारतवर्ष की आत्मा उस समय भी बसती थी, आज भी बसती है और गांव इसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तब भी थे और आज भी हैं। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने ये देखा जब कि यहाँ का प्रत्येक गांव तो अपने आप में इतना सक्षम है
वह बाहर से किसी वस्तु की खरीदारी कर ही नहीं सकता। वो अपने आप में इतना सक्षम है। मोची उसके लिए जूते बना सकता है, जुलाहा उसके लिए कपड़े तैयार कर सकता है, तेली उसके लिए तेल पेर सकता है, किसान उसके लिए अन्न उपजा सकता है। सब आपस में मिल करके ही अपना काम इतने सुचारू ढंग से चला लेते थे कि बाहर के किसी वस्तु को खरीदने की आवश्यकता ही भारत के वास के ग्रामवासियों को नहीं होती थी। और इसलिए वो अपने आप में ही सुदृढ़ सक्षम इकाई थे अर्थव्यवस्था की। और अंग्रेजों ने जब ये बात देखी, उसने सोचा कि इसी ऋण पर कुठाराघात किया जाए। और उन्होंने सबसे पहले यहाँ के किसानों को अपनी तरफ या तो जुल्म से या फिर कर से या फिर किसी तरह से दबा करके अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया और गांव की इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया। जब अंग्रेजों ने अर्थव्यवस्था की रीढ़ को इस तरह से तोड़ा तो गांव खुद ब खुद जर्जर होते चले गए। अंग्रेजों ने जबरदस्ती किसानों को कुछ कहीं नील की खेती, कहीं अफीम की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया। इस तरह से अन्न नहीं उपज पाया, गांव के लोग भूखे मरने लगे। तो इस तरह से अंग्रेजों ने धीरे धीरे करके अर्थव्यवस्था पर इस तरह से कुठाराघात किया। जब इस तरह से कुठाराघात होने लगा तो भारतवासियों में अपने आर्थिक व्यवस्था को लेकर के भी जागरण शुरू हुआ। ठीक है, तो ये सब बातें जो है इस देश में नवजागरण को लेकर के आई राष्ट्रीय आंदोलन के समय। हेलो हेलो, तो इन्हीं सब बात आवाज आ रही है ना? इन्हीं सब बातों को इन्हीं सब बातों को लेकर के हम इस देश में नवजागरण को परखते हैं। आखिर नवजागरण इस देश में कैसे शुरू हुआ, कैसे आया और उसने कहां किन बिंदुओं पर इस देश की चेतना को प्रभावित किया। तो हम बताएं कि राजनीतिक स्तर पे जागरण कैसे शुरू हुआ। राजनीतिक स्तर पे भी हम तो राजनीतिक स्तर पे गुलाम थे ही। हमारे देश के लोगों ने कांग्रेस की स्थापना की ताकि हम राजनीतिक स्तर पे अंग्रेजों के समक्ष अपने मांगों को रख सके। और धीरे धीरे उस तरह से राजनीतिक जागरण की शुरुआत हुई, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हुआ, सामाजिक स्तर पे जागरण की शुरुआत हुई, यहाँ की कुरीतियों को मिटाने के लिए सांस्कृतिक स्तर पे शुरुआत हुआ। अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और उन्होंने सांस्कृतिक चेतना को जागृत किया। आर्थिक स्तर पे जागरण शुरू हुआ। तो इन सब परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखेंगे तो भारतवर्ष में नवजागरण की धारा कितने धाराओं में होकर बही और राष्ट्रीय आंदोलन इसका मुख्य केंद्र बिंदु था। इस नवजागरण में राष्ट्रीय चेतना कहीं भी विलुप्त नहीं हुई भारतवर्ष में। ठीक है, और एक और जागरण आया। हेलो हेलो जी मैम जी। हाँ, एक और जागरण। हाँ मैम बोलिए, आवाज आ रही है। अच्छा, एक और जागरण हमारे देश में आया, वो था साहित्यिक स्तर पे। ठीक है, साहित्यिक स्तर पे भी साहित्यकारों ने जागरण के लिए प्रयास किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय मुख्य नायक थे, प्रताप नारायण मिश्र, ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने की साहित्यिक स्तर पे भी जागरण का काम किया। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं ना अपनी कविता में, आवहु सब मिली रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। लिख रहे हैं ना? तो जी मैम, ये क्या हुआ? ये साहित्य के माध्यम से देश को जागृत करने का प्रयास हुआ और भाषा के स्तर पे जागरण शुरू हुआ। भाषा के स्तर पे उर्दू भाषा और संस्कृत मिश्रित हिंदी भाषा में लड़ाई शुरू हुई। उर्दू मिश्रित को अपनाया जाए कि संस्कृत मिश्रित को अपनाया जाए, इसको लेकर के राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इस तरह से भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन लोगों के मध्य बातें शुरू हुई, वैचारिक संघर्ष शुरू हुआ। इन सब बातों को भी हम परिप्रेक्ष्य में देखें तो साहित्यिक स्तर पे भी एक जागरण शुरू हो रहा था। और इन सारे जागरणों से इतने सारे जागरण हो रहे थे, इतने स्तरों पे जागरण हो रहे थे कि हमारी देश की चेतना इससे आप्लावित हो रही थी। और पूरी तरह से भारतवर्ष में राष्ट्रीय आंदोलन के कारण एक बहुत बड़ा जागरण शुरू हुआ जो कि सारे स्तरों को समेटे हुए है। राष्ट्रीय आंदोलन यदि भारतवर्ष गुलाम नहीं हुआ होता, यदि हम ये माने कि भारतवर्ष यदि हम ये माने कि भारतवर्ष गुलाम नहीं हुआ होता तो क्या होता? क्या जागरण इतने बड़े पैमाने पर आता? यदि हम इसको केंद्र बिंदु में रखें तो शायद हम कह सकते हैं कि इतने बड़े पैमाने पर जागरण नहीं आता। भक्ति काल में भी एक नवजागरण हुआ था, वो भी बहुत प्रचंड जो नवजागरण था।
उसके नवजागरण के समय तो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जागरण भी कुछ नहीं है। लेकिन एक जो इस नवजागरण ने जो देन दिया वो पाश्चात्य और प्राच्य इन दोनों सभ्यताओं को एक बिंदु पर ला दिया। दो अलग अलग ध्रुवों की सभ्यता को, पाश्चात्य सभ्यता एक अलग ध्रुव की सभ्यता है और पौर्वात्य सभ्यता एक अलग ध्रुव की सभ्यता है। इन दोनों ध्रुवों की सभ्यता को इस राष्ट्रीय आंदोलन ने, भारतवर्ष की गुलामी ने और उस समय के जागरण ने एक बिंदु पर लाकर केंद्रित कर दिया। ठीक है, हेलो जी जी। तो ये सारी परिप्रेक्ष्यों को यदि हम देखें तो हम ये जानेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन के कारण इस देश में नव जागरण और लोक जागरण इसकी बहुत बड़ी धारा चली। लोक जागरण कहीं से भी नव जागरण, देखो नव जागरण में क्या होता है कि जो लोक की आत्मा है, जो जन सामान्य की आत्मा है, वो एक नई दिशा में जागृत होती है, एक नई चेतना से अनुप्राणित होती है। तो नव जागरण लोक की चेतना को जागृत करता है, जनता की चेतना को जागृत करता है। और राष्ट्रीय आंदोलन ने इसमें कहाँ योगदान दिया, हम इस परिप्रेक्ष्य में इस पूरे नव जागरण को देख पाएंगे। जब 1857 का संग्राम हुआ उस समय भी इस नव जागरण की आधारशिला बन रही थी, एक भूमिका बन रही थी, इसी नव जागरण की भूमिका बन रही थी। ये जो हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़ने की तैयारी कर रहे थे वो क्या है, एक नव जागरण की चेतना बन रही थी, एक दूसरे प्रकार के जागरण की चेतना बन रही थी, धर्म समन्वय की चेतना बन रही थी, सांस्कृतिक जागरण की चेतना बन रही थी। 1857 की क्रांति एक बहुत बड़े जागरण का चिन्ह है, वो अपने आप में एक जागरण है। उसको छोड़ करके यदि हम 1857 की क्रांति को छोड़ दें तो किसी तरह से हम भारतवर्ष के नवजागरण को समझ नहीं पाएंगे। भारतवर्ष का समूचा नवजागरण 1857 की गोद में समाया हुआ है। ठीक है, सिपाही विद्रोह हुआ। सिपाही विद्रोह में क्या हुआ कि सिपाहियों ने क्यों विद्रोह किया, वो कारतूस लगी चर्बी, यानी कि हम अपने देश की संस्कृति से की अवहेलना नहीं कर सकते। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज बंदूक की नाल खुलवाने से पहले कहते थे कि दांत से काटो और तब मतलब कि इसका प्रयोग होगा। तो सैनिकों में धारणा फैल गई कि वो जो नाल होता था वो गाय की चर्बी से बनी होती है और अंग्रेज हमसे उसको कटवा करके दांत से हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसके चलते सिपाही विद्रोह हुआ कि हम नहीं काटेंगे इस तरह से कारतूस की चर्बी को हम नहीं काटेंगे, हमारा धर्म इससे भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से सांस्कृतिक जागरण की चेतना बनी। हम अपनी संस्कृति से कुठाराघात नहीं करेंगे, उससे गद्दारी नहीं करेंगे, इस विचार को लेकर के सिपाही विद्रोह हुआ। ठीक है, तो ये बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर नव जागरण की चेतना को हम 1857 की क्रांति से किसी भी हालत में काट करके नहीं देख सकते। आर्थिक स्तर पे को भी हम देखें तो 1857 की क्रांति को हम देखेंगे, क्या कर रहे थे अंग्रेज कि सारे राजाओं को पेंशनधारी बना कर उनका राज्य छीन रहे थे। अब ये क्या हुआ, ये आर्थिक स्तर पे चूसना ही तो हुआ, ये आर्थिक स्तर पे गुलाम बनाना ही तो हुआ। हम राज्य लेकर के किसी भी तरह से, चाहे वो हड़प नीति से ले, चाहे वो कहते थे कि गोद लिया हुआ बच्चा वो उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। अब झांसी की रानी ने बच्चा गोद लिया तो कहते कि ये उत्तराधिकारी नहीं बन सकता, ये तुम्हारी संतान नहीं है। तो ये करके अंग्रेज किसी तरह से राज्य हड़प रहे थे और हड़प करके फिर उनको पेंशनधारी बना रहे थे। बहादुर शाह जफर को उन्होंने पेंशनधारी बनाकर रंगून भेज दिया। तो ये क्या कर रहे थे, आर्थिक स्तर पे शोषण कर रहे थे भारतवासियों का। तो ये यहाँ से 1857 की क्रांति से आर्थिक नवजागरण की शुरुआत हुई। हम पूरा परिप्रेक्ष्य देखेंगे लोक जागरण और नव जागरण का, वो पूरी तरह से 1857 की क्रांति में समाया हुआ है और उसको इससे अलग करके किसी तरह से देखा नहीं जा सकता। अब यदि तुम लोग के मन में कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, हम बताएंगे। इसके बाद और कुछ डिस्क्राइब करना हो तो करेंगे। हेलो 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 हेलो, आमीन। कोई क्वेश्चन है तुम लोग के मन में तो बताओ। आज तो नहीं है मैडम, अभी क्वेश्चन नहीं है आज तो अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बाद। अच्छा, अभी जो हम बोले
हेलो हेलो, कोई क्वेश्चन? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी मैम, एक हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। वेद गणोरियो गान किसने कहा था? ये अंग्रेजों की मान्यता थी। अंग्रेज किसने कहा, एक पर्सनल विशेष की नहीं हम का बात कर रहे हैं, ये अंग्रेजों ने कहा था उस समय कि वेद जो है गणेरियों का गान है, वो भारतवासियों की चेतना को भटकाने के लिए ऐसा कह रहे थे, ताकि भारतवासी अपने धर्म से, अपनी संस्कृति पर से आस्था खो बैठे, इसलिए उन्होंने इस तरह का भ्रम जाल फैलाया। फिर बाद में खुद अंग्रेजों ने शोध किया है वेद पर। मैक्स मुलर खुद वेदों पर शोध किए हैं, उन्होंने वेदों का इंग्लिश में अनुवाद किया है। लेकिन जब जब ये सब भारतवासियों की तरफ से कटाक्ष होने लगे, इसका प्रत्युत्तर दिया जाने लगा कि नहीं ऐसा नहीं है, हमारे वेद बड़े वैज्ञानिक तरीके से लिखे गए हैं और शोध करके लिखे गए हैं, तो हमारे भारतवासियों की तरफ से कटाक्ष होने लगा, तो वो इसको समझने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन भारतवासियों में भ्रम जाल फैलाने के लिए कि इनकी सांस्कृतिक चेतना निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाए, इस वजह से उन्होंने ऐसे ऐसे मिथ्या धारणाएं फैलाई कि भारतवासी अपनी संस्कृति को नकारने लगे, उनके अंदर भ्रम जाल उत्पन्न हो गया। ठीक है। अच्छा मैम, राष्ट्रीय एकता में जो जागरण है वो किन किन बिंदुओं पर हम माने कि उसको अवलोकन करेंगे तो हमारा क्लियर हो जा सकता है? राष्ट्रीय स्तर पे जागरण है, हम अभी बताए ना कि 3-4 बिंदुओं पे यदि हम उसको देखें। पहली बात कि हम मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम की चेतना को एक स्तर पे लाते देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में हम हिंदू और मुस्लिमों की चेतना को एक स्तर पे देखते हैं ना, हम अभी इसी को डिस्क्राइब कर रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम की चेतना एक स्तर पे आई। दूसरी बात कि उस समय सांस्कृतिक घटनाओं को राष्ट्रीय आंदोलन से काट कर देखना कहीं से भी बेमानी होगी। यदि हम राष्ट्रीय चेतना को भारतवर्ष की सांस्कृतिक राष्ट्रीय आंदोलन से काट दें, भारतवर्ष की समूची लड़ाई ही जो राष्ट्रीय आंदोलन की हुई है वो इसके सांस्कृतिक चेतना के स्तर पे हुई है। उसको काट करके हम भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन करेंगे तो हम बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। 1857 की क्रांति, जी हाँ, चाहे 1857 की क्रांति हो या फिर उसके बाद की भी जो भी स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया, उसमें भी सांस्कृतिक चेतना से अनुप्राणित होकर ही लड़ा गया। यदि हम देखो बाल गंगाधर तिलक ने जो थे, मान लो कि एक नेताओं का हम नेताओं को उदाहरण दे रहे हैं, बाल गंगाधर तिलक थे, वो क्या जेल में रहकर गीता रहस्य लिखे कि नहीं लिखे? जी जी। तो जी वो क्या किए, वो सांस्कृतिक स्तर पे जागरण लाए। सांस्कृतिक चेतना से दूर रह करके कोई नेता यहाँ का हुआ ही नहीं है। गांधी जी ने स्वयं राजनीति को संस्कृति का क्षेत्र बना दिया, पूरी तरह से अहिंसा और सत्य और अहिंसा का प्रयोग करके दिखला दिया राजनीति के क्षेत्र में। क्या हुआ, ये संस्कृति को राजनीति से जोड़ना हुआ। भारतवर्ष की राजनीति को, उस समय की तात्कालिक राजनीति को, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय की राजनीति थी, उस समय की राजनीति को संस्कृति से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। हमारे क्रांतिकारी भी हमारे संस्कृति से कहीं अलग नहीं हुए। हमारे क्रांतिकारी जो बम और गोले की भाषा बोलते थे, वो भी संस्कृति से अलग हट करके नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इस देश की जो राजनीतिक लड़ाई है, उसको सांस्कृतिक लड़ाई से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। उस समय की राजनीतिक लड़ाई को, आज की परिप्रेक्ष्य की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हैं। ठीक है। जी जी। हाँ, और इन्हीं सब बातों को लेकर के इस देश के राष्ट्रीय आंदोलन को हम परख पाएंगे और नवजागरण के चेतना को समझ पाएंगे। देखिए, जन सामान्य की चेतना को इस राष्ट्रीय आंदोलन ने बहुत कई तरीकों से झकझोड़ा। स्त्रियों में यदि चेतना नहीं आई होती, आधी जनशक्ति में यदि चेतना नहीं आई होती, तो शायद ये राष्ट्रीय आंदोलन सफल नहीं हुआ होता। गांधी जी ने, या फिर गांधी जी क्यों, बहुत सारे महापुरुषों ने प्रयास किया इस आधी जनशक्ति को साथ लेकर के लड़ा जाए, कोई भी लड़ाई, और इसके लिए सांस्कृतिक जागरण जरूरी था। हम नारी शक्ति के जागरण को कहीं से भी सांस्कृतिक जागरण से अलग होकर नहीं देख सकते। सांस्कृतिक जागरण ने सबसे ज्यादा प्रभाव नारी चेतना पर डाला, सबसे ज्यादा प्रभाव नारी शक्ति के सशक्तिकरण पर डाला, क्योंकि नारी संस्कृति से सबसे ज्यादा समीप होती है।
जितने भी व्रत तीज त्योहार होते हैं वो नारी चेतना ही करती है, आज भी करती है, उस समय भी करती थी और आगे भी करती रहेगी। तो नारियों के अंदर जो चेतना आई उसको लेकर के हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कहीं से भी काट कर नहीं देख सकते। आदि जनशक्ति को जगाने का प्रयास सांस्कृतिक स्तर पे ही हुआ है। बहुत सारे महापुरुषों की माताएं, यदि उन्हें ऐसी सांस्कृतिक नवजागरण की वाहिका थी, यदि वो न होती तो उन महापुरुषों में उसका बीजारोपण होता ही नहीं। यदि गांधी जी खुद स्वीकार करते हैं कि मुझ पर माता पुतलीबाई का बहुत ज्यादा प्रभाव था, विवेकानंद स्वीकार करते हैं कि मुझ पर अपनी माता का प्रभाव था, तो ये सारी बातें सूचित करती है कि नारी जागरण के बिना राष्ट्रीय जागरण होता ही नहीं, और नारी जागरण की आधारशिला बनी सांस्कृतिक चेतना। ठीक है, तो हम सांस्कृतिक जागरण को से काट करके राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं देख सकते, भारतवर्ष के राष्ट्रीय आंदोलन को नहीं देख सकते। और जन जागरण तो हुआ ही हुआ, सब किसान से लेकर के मजदूर से लेकर के इन सबका सबकी चेतना में लहर पैदा हुई, और ये इसने प्रभावित किया आर्थिक स्तर को। किसानों और मजदूरों के जागरण ने प्रभावित किया आर्थिक स्तर को। ठीक है, हेलो जी मैम, जी मैम। समझ गए कि राष्ट्रीय आंदोलन कैसे कैसे किन स्तर पे जागरण की चेतना से प्रभावित हुआ। जी मैम। चलो, और कोई क्वेश्चन है? तो अगले दिन ठीक है, अगले दिन बताएंगे। तुम लोग इसको पूरा पढ़ना, यदि घर पे मैटर मिल सके तो राष्ट्रीय आंदोलन और नवजागरण से संबंधित में जो परिप्रेक्ष्य है उसको पढ़ना, और उसके बाद जो क्वेश्चन मन में उठेंगे वो हमसे हेलो हेलो हाँ बोलो, सुन रहे हैं? हेलो हाँ बोलो, सुन रहे हैं? हेलो 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 शायद नहीं है लाइन पे। नहीं है, बोलो, सुनाई पड़ रही है आवाज तुम्हारी? बोलो। हाँ मैम, हाँ बोलो। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ आ रही है, बोलो। ये कह रहे हैं हाँ कि ये राष्ट्रीय नवजागरण जो है, हाँ हेलो, हाँ बोलो। मतलब इसका कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। हाँ, आर्थिक को ही मत बुलाना। आर्थिक। हाँ एक चीज ये कह रहे हैं, बोलो। एक मन में एक क्वेश्चन बन रहा है हाँ बोलो कि ये कि आधुनिक युग में, आधुनिक काल में यह नवजागरण नाम हाँ, किसने दिया? एक व्यक्ति विशेष ने नहीं दिया। देखो, ये जो शब्दावली होती है ना, नव जागरण या लोक जागरण, इसका कोई एक व्यक्तिगत नाम कोई नहीं देता है। एक ये जो चीजें हैं वो उस समय ये सामाजिक स्तर पे घटित हो रहा था, इसको कोई नाम नहीं देता है। ये तो काल और समय के प्रवाह, ये मेरी बात आप सुन लीजिए। हाँ बोलो। क्षमा करिए। हाँ बोलो। ये कह रहे हैं 1857 में जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ, हाँ तो ये प्रथम नवजागरण हुआ। इसके बाद हाँ इसको आगे बढ़ाने का काम फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया। नहीं, देखो, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने साहित्यिक स्तर पे प्रयास किया है, साहित्यिक स्तर पे प्रयास किया है। और यदि हम ये कहें कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहला नवजागरण था और उसके बाद दूसरा नवजागरण आया, ये ऐसा कोई इस तरह का कोई हम सीमा रेखा नहीं खींच सकते। एक पूरा उस समय का जो समय ही था, जो काल था उस समय का पूरा, वो पूरी तरह से जागरण की चेतना से अनुप्राणित था। उसको हम पहला नवजागरण और दूसरा नवजागरण नहीं कह सकते। यदि हम इतिहास सुनो, हम कह रहे हैं, हम एक जगह पढ़े हैं। हाँ बोलो। कि आधुनिक युग में नवजागरण नाम डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने दिया। रामविलास शर्मा वो तो साहित्यकार देते हैं ना, आलोचक नाम देते हैं ना बाद में। जब ये नवजागरण हो जाता है,
जब ये सब जी बातें हो जाती हैं, घट जाती हैं इतिहास के परिप्रेक्ष्य में, तो बाद में इसका विश्लेषण होता है, और विश्लेषण होता है तब बाद के आलोचक इसे नाम देते हैं, इसे क्या कहा जाए, लोक जागरण कहा जाए कि नव जागरण कहा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम कहा जाए। इसमें तो बहुत सारी बातें चलती आती हैं। वीर सावरकर ने इसको पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, कुछ लोगों ने कहा कि पहला स्वतंत्रता संग्राम था ही नहीं। तो बाद में इसका विश्लेषण होता है, लेकिन जिस समय घटनाएं घट रही होती हैं तो काल के परिप्रेक्ष्य में घट रही होती है, उस समय इसको नाम थोड़ा ना दिया जा सकता है। देखो आज का समय, मान लो कि 21वीं सदी का जो समय चल रहा है, 21वीं सदी का जो समय चल रहा है वो तो काल की सीमा पे चल रहा है, लेकिन जब 100 सालों के बाद इसका आकलन होगा तो लोग हो सकता है कि इसको भी जागरण नाम दे दें, क्योंकि इस समय ये जो चल रहा है पर्यावरण शुद्धता का आंदोलन, कई तरह का आंदोलन चल रहा है, उसको भी कोई जागरण नाम दे सकते हैं लोग, बाद में यदि लोग इसका विश्लेषण करें तो। तो जिस समय ये बातें घट रही होती है वो तो काल की सीमा पे घट रही होती है, वो तो विचारों और सामाजिक स्तर पे घट रही होती है, उस समय इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन बाद में जब इसका विश्लेषण होता है, कुछ काल के पश्चात जब आलोचक और विद्वान इसका विश्लेषण करते हैं तो इसको नव जागरण या फिर लोक जागरण जो भी नाम देना चाहे उसको देते हैं। ये भावना से होता है। हाँ बोलो। हेलो, हाँ बोलो। आपका आवाज कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। मैं हाँ क्लियर तो हम भी देख रहे हैं कि नहीं आ रहा है, बोलो। लेकिन सुन रहे हैं तुम्हारी आवाज, बोलो। कुछ समझने लायक आ ही नहीं रहा है। हाँ खटखट कर रहा है। मैम आप परम सर के क्या? हाँ चलिए। परम सर ठीक है जाओ करो, परम सर की क्लास करो, हम काट रहे हैं। जी ठीक है ओके मैम। ठीक है।